Hello and welcome to C Programming Language Tutorials by Programming Leo. In our previous video, we have learned about the introduction. We have seen the introduction of C language, and we have talked about the history of C programming language, and we also have talked about the facts regarding a C language. We have also discussed about the application, actually the different application of C language on different platforms. In this particular video, we are going to talk about our first code. We are going to write our first code and how to write what are the different statements in a code to print a message on console screen, which is output screen we can say. तो हम लोग आज पहला प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि हिस्ट्री ऑफ सी के बारे में जाना था कि सी की हिस्ट्री क्या है, उसके बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जाने थे और सी लैंग्वेज की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं उनके बारे में बात करी थी। आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट कोड के बारे में। हम लोग बेसिकली एक छोटा सा कोड लिखेंगे और सीखेंगे कि कैसे आउटपुट स्क्रीन पे कोई भी मैसेज प्रिंट करवाया जाता है। चलिए आइए अपना पहला कोड हम लोग लिखते हैं। तो फर्स्ट कोड बी लाइक दिस। पहला कोड कुछ इस तरीके से है। हो सकता है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे समझ में ना आए, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देयर इज़ नथिंग टू वरी। मैं आपको आने वाले वीडियोस में इन सारी जो स्टेटमेंट्स हैं मैं इनके बारे में आपको ब्रीफ करूँगा। मैं इस प्रोग्राम से आपको कुछ बताना चाहूँगा कि बेसिकली इस प्रोग्राम को कैसे कंपाइल किया जाता है और कैसे इस इंग्लिश में लिखे हुए टेक्स्ट को एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। आप देखें तो ये प्रोग्राम कुछ नहीं है, बस इंग्लिश में लिखा हुआ एक टेक्स्ट है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर कैसे बनता है। पहले तो प्रीमियरली हम लोग ये देखेंगे कि इससे होगा क्या। हम लोगों को सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाना है अपनी आउटपुट स्क्रीन पे। तो हम लोग आउटपुट स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है और बाकी इस प्रोग्राम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको मैं एक एक करके आने वाले वीडियोस में डिस्कस करूँगा। सो यू जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। हम लोग अपना एडिटर खोलते हैं और उसमें एक मैसेज प्रिंट करवाने के लिए कुछ स्टेटमेंट्स लिखते हैं। ठीक है, मैंने अपना एडिटर खोला, यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ। यहाँ न्यू पे गया, सोर्स फाइल पे गया। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज पे गया। सेव एज पे जाके मैं डेस्कटॉप को चूज़ करता हूँ और यहाँ पे कुछ इसका नाम रखता हूँ। मैं रखता हूँ टेस्ट और यहाँ से इसको .c फाइल बना देता हूँ, .c एक्सटेंशन की फ़ाइल। ठीक है, सॉरी .c। ओके, सो यहाँ पे एक फ़ाइल बन चुकी है जिसका नाम है test.c। .c फाइल बता रही है कि मैं C में लिखी हुई एक स्क्रिप्ट हूँ, एक सिर्फ बंच ऑफ स्टेटमेंट्स हूँ। ठीक है, मैं अभी इस एक्सटेंशन को भी डिस्कस करूँगा कि इस एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है। हम लोग फ़िलहाल के लिए अपना कोड देखते हैं जो कि था #include stdio.h। ये क्या होता है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्यों लगाना पड़ता है। ठीक है, हमने एक बॉडी बनाई, कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए सी में कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए इतना लिखना ही पड़ता है। इसके बाद ये बेसिकली सी का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब मैं इसके अंदर जो कुछ लिखूंगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ printf। ये प्रोग्राम मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपको कंपाइलेशन प्रोसेस बताऊँ, और एक और ये वजह है कि एज अ बिगनर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप
छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए, कुछ मैसेज प्रिंट करवाए, डिफरेंट मैसेज आप आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवाएं, जिससे कि आपकी कोडिंग की एक जो इंटरेस्ट होता है, कोडिंग में इंटरेस्ट आपका थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के करके जनरेट हो। तो जैसा कि मैंने कहा, मैं यहाँ पे जो भी लिखूँगा इन डबल कोट्स के अंदर मैंने प्रिंटफ बनाया। प्रिंटफ बेसिकली एक फंक्शन है, और फंक्शन क्या होते हैं मैं इसको फंक्शंस के चैप्टर में डिस्कस करूँगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रिंटफ लिखा, ठीक है, और इस डबल कोट के अंदर मैं जो कुछ लिखूंगा वो एज इट इज़ कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे जनरेट हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर प्रिंट हो जाएगा। मैं लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ओके। उसके बाद मैंने लगाया सेमीकोलन। सेमीकोलन मैंडेटरी है, आपको हर स्टेटमेंट के बाद आप जो कोई भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। ये बेसिकली एक टर्मिनेशन ऑपरेटर होता है जो कंपाइलर को बताता है कि यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट मैं लिख रहा था अब ये ख़त्म हो गई है, मतलब ये पूरी हो चुकी है। स्टेटमेंट को एंड करने के लिए हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं, जो होता है टर्मिनेशन ऑपरेटर। आप इसको ऐसे समझें कि इंग्लिश में हम कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी सेंटेंस अगर एंड करते हैं तो उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं, सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है, चलिए इसको सेव करते हैं। इससे होगा क्या कि प्रिंटफ जो भी इस डबल कोट में लिखा है, पैरेंथेसिस के अंदर जो डबल कोट लगे हैं, और उन डबल कोट में जो कुछ लिखा होता है वो एज इट इज़ प्रिंट करवा देता है कंसोल स्क्रीन पे, आउटपुट स्क्रीन पे। चलिए मैं फाइल में गया, यहाँ पे इसको सेव किया, एग्जीक्यूट में गया, कंपाइल किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको किया रन। देखिए हमारा आउटपुट आ चुका है, जैसा कि हमने बात करी थी कि यहाँ पे प्रिंटफ में जो भी डबल कोट्स में लिखा होगा वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ कंपोनेंट समझते हैं। ओके, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है हैश इंक्लूड stdio.h। ये बेसिकली यूज़ होता है, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि यूज़ होता है इसमें, इस एरो ब्रेसेस में लिखी हुई, एरो ब्रैकेट्स में लिखे हुए जो भी फाइल का नेम होता है, ये बेसिकली एक फ़ाइल है। ठीक है, ये फ़ाइल हमारे कंप्यूटर में कहीं रखी होगी, हम लोग कह रहे हैं इस स्टेटमेंट से कि ये जो फाइल है इसको इंक्लूड कर दो इसमें। ठीक है, आइए इसको हम लोग कंपाइलेशन प्रोसेस के अंदर समझते हैं कि ये होता क्या है बेसिकली। ठीक है, पहले हम लोग के पास होता है एक सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है, हम लोगों ने अभी ये एक छोटे से स्टेटमेंट्स लिखी थी, यही फाइल जो होती है, जो test.c है, यही हमारी सोर्स कोड होती है। मैं अगर अपने फाइल एक्सप्लोरर में जाऊं, मैं ये गया फाइल एक्सप्लोरर में, डेस्कटॉप पे मैंने सेव करी थी, मैं डेस्कटॉप में गया, test.cpp यहाँ होनी, test.c फाइल यहाँ होनी चाहिए, ये है test.c फाइल, यहाँ पे लिखा है c सोर्स फाइल। अब आप समझ गए होंगे, अगर मैं इसको खोलूँगा तो ये एज इट इज़, देखिए ये खुली हुई है, ये यहाँ खुल के आ गई। ठीक है, मैं यहाँ से इसको कट कर रहा हूँ और मैं फिर यहाँ से इसको खोलूँगा, देखिएगा ये यही फाइल है। ठीक है, test.c। अब आप समझ गए होंगे कि सोर्स फाइल क्या होती है, जिसके अंदर सारा कोड लिखा हुआ है सी लैंग्वेज में, उसको कहते हैं सोर्स कोड। ठीक है, ये सारा कोड जिस फाइल में लिखा हुआ है वो आया प्री प्रोसेसर के पास। प्री प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके सॉफ्टवेयर जो लिखा हुआ है उसमें इस लाइन में जो भी लिखा हुआ है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, उसको इंक्लूड करने का काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ, प्री प्रोसेसर क्या करेगा,
मैंने कहा था ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। ये कंपाइलर को बताएगा कि ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सॉफ्टवेयर को बताएगा कि इस फाइल में जो भी डेटा है उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो। मतलब मान लीजिए कुछ डेटा इस फाइल में लिखा हुआ है, stdio.h फाइल में कुछ लिखा हुआ है, और हम कह रहे हैं उस फाइल में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इस कोड में इंक्लूड कर दो। तो होगा ये कि प्री प्रोसेसर उस फाइल से सारा डेटा उठाएगा और यहाँ पर इस लाइन को इरेज करके वो सारा डेटा रख देगा। बात आ रही है समझ में आपके कि प्री प्रोसेसर क्या करेगा, हैश इंक्लूड से स्टार्ट होने वाली हर स्टेटमेंट में जो भी फाइल का नेम लिखा हुआ है उस फाइल पे जाएगा, उसका सारा डेटा उठाएगा और उसको यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देगा। इस लाइन को हटा देगा और वो सारा डेटा जो इस फाइल में रखा हुआ है प्री प्रोसेसर उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देगा और एक नई फाइल बना देगा। उसको कहेंगे .i फाइल। .i फाइल उसका एक्सटेंशन होगा .i, ठीक है। और इस एक्सटेंशन वाली फाइल को अब कंपाइलर करेगा रीड, ठीक है। कंपाइलर रीड करने के बाद अगर उसमें कोई एरर है, कोई भी गलती हमने करी है, कोई भी सिंटेक्स में एरर किया है, कुछ भी गलत लिखा है जो सही नहीं है कंपाइलर की नज़र में, वो एरर देगा और हमको बताएगा कि ये चीज़ सही कर लो, ठीक है। फिर उसके बाद फिर से इसको कंपाइल करो। अगर वो सब कुछ सही होता है, हम लोग का लिखा हुआ सारा कोड सही होता है, तो कंपाइलर एक दूसरा कोड बना देता है, एक दूसरी फाइल बना देता है और उसको कहते हैं असेंबली कोड। असेंबली कोड असेंबलर के पास जाता है, ठीक है। असेंबलर क्या करता है, उसको रीड करता है और उसको असेंबली कहूँ कि एक इंटरमीडिएटरी कोड बना देता है जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। अब ये ऑब्जेक्ट कोड एक इंटरमीडिएटरी कोड है सोर्स कोड के और एग्जीक्यूटेबल कोड के बीच का, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट कोड हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बनता है। जैसे कि .obj बनता है डॉस के लिए, वहीं o.o फाइल बनती है ऑब्जेक्ट कोड .obj एक्सटेंशन का होता है, .obj होता है डॉस के लिए और यूनिक्स के लिए होता है, लिनक्स के लिए होता है .o एक्सटेंशन के साथ। इस वजह से हर प्लेटफॉर्म के लिए जो भी ऑब्जेक्ट कोड बनता है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेज है। मतलब ऑब्जेक्ट कोड हर प्लेटफॉर्म के लिए अलग अलग बनता है, इसीलिए जो सी लैंग्वेज है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। मतलब क्या हुआ कि विंडोज़ के लिए उसका अलग कोड बनेगा, अलग ऑब्जेक्ट कोड बनेगा, लिनक्स के लिए अलग बनेगा, यूनिक्स के लिए, डॉस के लिए, सब के लिए अलग अलग बनेगा। इस वजह से वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, ठीक है। तो अभी के लिए असेंबलर ने ऑब्जेक्ट कोड बना दिया। ऑब्जेक्ट कोड में अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो एग्जीक्यूटेबल कोड में चेंज होनी हैं। अब क्या करता है कि ऑब्जेक्ट कोड लिंकर के पास जाता है। लिंकर सॉफ्टवेयर अदर लाइब्रेरीज़ को ऐड करके एक एग्जीक्यूटेबल कोड बना देता है। अब यहाँ पर बात समझने वाली ये होती है कि सोर्स कोड में, ऑब्जेक्ट कोड में और एग्जीक्यूटेबल कोड में फ़र्क क्या होता है। सोर्स कोड इंग्लिश में लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ये देख सकते हैं कि ये इंग्लिश में लिखी हुई एक स्क्रिप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये बात आप सभी जानते हैं कि इंग्लिश की लैंग्वेज कंप्यूटर नहीं जानता, ठीक है। कंप्यूटर जानता है तो सिर्फ 0-1 की लैंग्वेज, ठीक है। 0-1 जानता है और इसको कहते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो कंप्यूटर मशीन लेवल लैंग्वेज जानता है और ये सारा कोड इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है, या कहूँ कि सी लैंग्वेज में लिखा है, ठीक है। सी लैंग्वेज का कोड हम लोग जानते हैं और जो कंप्यूटर है वो मशीन का कोड जानता है, विच इज़ 0-1।
तो हमारी जो सोर्स कोड में लिखी हुई बातें हैं वो कंप्यूटर के समझ में नहीं आ रही, तो सॉरी, तो हम लोग कंपाइलर से कहते हैं कि जो भी बातें हम कंप्यूटर से करना चाहते हैं, जो भी हम मशीन से करना चाहते हैं, उसको ट्रांसलेट कर दो, इस सोर्स कोड को ट्रांसलेट कर दो कंप्यूटर मशीन लेवल, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर है हम लोग के बीच में और मशीन के बीच में। ठीक है, तो उसने सोर्स कोड में लिखे हुए सारी चीज़ों को कंपाइल किया और ऑब्जेक्ट कोड बनाया। ऑब्जेक्ट कोड बनाने के बाद उसमें अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मशीन के समझ में नहीं आती। ठीक है, वो लिंकर के पास जाके अदर लाइब्रेरीज को ऐड करता है, ऑब्जेक्ट कोड के बाद एग्जीक्यूटेबल कोड बना देता है। ये बात आपके समझ में आई। और अब एग्जीक्यूटेबल कोड जो होता है ये मशीन के समझ में आता है, ये 0-1 की फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो सोर्स कोड सी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक कोड है, वहाँ जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है या .exe जो कोड होता है, .exe फाइल जो होती है, वो मशीन लेवल लैंग्वेज पे लिखा हुआ होता है, जो कंपाइलर ट्रांसलेट करके लिखता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड और एग्जीक्यूटेबल कोड में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे एक्सटेंशन की बात करूँ तो एक्सटेंशन सिर्फ बताते हैं कि फ़ाइल किस टाइप की है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने बनाई थी test.c एक्सटेंशन होता है जो ये बताता है कि मैं किस टाइप की फ़ाइल हूँ। मतलब ये .c से पता चल रहा है कि ये एक C में लिखी हुई फ़ाइल है। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं बताऊँ अगर कि .mp3 ये किस टाइप की फ़ाइल होती है, तो आप सब ने मोबाइल चलाया है, आप सब मोबाइल फ़ोन को जानते हैं, एंड यू ऑल्सो हैव प्लेड सम सॉन्ग इन योर मोबाइल फ़ोन, सो यू नो .mp3 फाइल इज़ अ ऑडियो फाइल। ठीक है, और वहीं पे .mp4 जो फाइल होती है इट इज़ अ वीडियो फाइल। तो ये एक्सटेंशन बताते हैं कि मैं किस टाइप की फ़ाइल हूँ। वैसे ही .c फाइल बता रही है कि मैं C में लिखी हुई एक फ़ाइल हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी बात करी थी .obj, मतलब ये बता रही है कंप्यूटर को या आपको कि मैं ऑब्जेक्ट फाइल हूँ, किसी भी सोर्स कोड का ऑब्जेक्ट फाइल हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड हूँ। वहीं .exe बताती है कि मैं एग्जीक्यूटेबल कोड हूँ। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल कोड ये मशीन पे रन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक्सटेंशन समझ में आया, आपको कंपाइलेशन प्रोसेस समझाने की कोशिश करी मैंने कि कैसे सोर्स कोड प्री प्रोसेसर के पास जाता है और वो सारा डेटा जो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव की फ़ाइल में लिखा हुआ है वो लाके कंपाइलर को देता है। कंपाइलर सारी जो भी कोड लिखा है प्री प्रोसेसर के बाद जो भी एक नई फ़ाइल बनी है उस नई फ़ाइल में जो भी कोड लिखा है उसको कंपाइलर करता है रीड। अगर उसमें कोई गलती है तो वो देता है एरर, और सारा सिंटेक्स अगर सही है तो वो देता है असेंबलर को। असेंबलर क्या करता है, असेंबल करके उसको एक इंटरमीडिएटरी कोड बना देता है विच इज़ ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड जाता है लिंकर के पास, लिंकर अदर लाइब्रेरीज को ऐड करके एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, एक सॉफ्टवेयर बना देता है। मतलब ये जो हमने लिखा था ये ऐसे ही एग्जीक्यूट हुआ होगा। ठीक है, पहले यहाँ पे चला होगा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, प्री प्रोसेसर चले होंगे, प्री प्रोसेसर चलने के बाद ये कंपाइलर के पास गया होगा, कंपाइलर के पास ये सारी एरर चेक हुई होंगी कि इसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है। एरर चेक होने के बाद ये असेंबलर के पास गया होगा, असेंबलर ने इसको ऑब्जेक्ट कोड बनाया होगा और उसके बाद लिंकर ने इस सारे कोड में अदर लाइब्रेरीज को ऐड करके एक सॉफ्टवेयर बना दिया होगा विच इज़ exe। अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस फाइल का एक सॉफ्टवेयर भी बना है, ये test.c है और इसी के बाद टेस्ट एप्लीकेशन है। देखिए ये सोर्स फाइल है और ये एप्लीकेशन है। ठीक है, मैं इसका एक्सटेंशन आपको दिखाता हूं और इसका एक्सटेंशन होता है .exe। ठीक है,
ये देखिए इसका एक्सटेंशन होता है .exe। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है, कि कैसे एक सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड कैसे एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। कंपाइलेशन प्रोसेस आपको समझ में आई होगी, और अगर नहीं आई है तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डालें कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। मैं कोशिश करूँगा कि उसका आंसर करूँ, ठीक है। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है एंड query, so you just connect me through WhatsApp or email, and you also put your question in drop your question in comment box. I will definitely answer your question very shortly, as soon as possible for me. इस वीडियो में इतना ही, and thanks for watching.